सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमने सभी विषयों की क्लासेस ली हैं, हर एक विषय को हैंड रिटेन नोट्स में पढ़ाया है और सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक विषय के वीडियोस को आप देखिए, चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाया है ताकि कोई भी प्रशिक्षु आसानी से हर एक चैप्टर को समझ सके। आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर सब मैंने हाथों से लिख करके ही पढ़ाया है। आपका हिंदी और सामाजिक अध्ययन प्रियंका मैम ने टारगेट टीचर जॉब चैनल पर पढ़ाया है। तो सभी विषयों को आप देखिए, आपको सभी विषयों की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको 8 के 8 विषयों की पूरी पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप में जा करके, यानी कि ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वहां पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ, सभी विषयों की वीडियोस भी मिलेंगी। तो दोस्तों, ऐप में किसी प्रकार का कोई ऐड नहीं आएगा, आसानी से आप केवल और केवल वीडियो पर कंसंट्रेट कर पाएंगे और चैप्टर वाइज सभी विषयों के टेस्ट भी दे पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोग जरूर डाउनलोड करिए ऐप को और जहां कहीं कोई समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। दोस्तों, आप लोग पीडीएफ तो मिल जाएगी आपको पवन सीरीज की, राजन सीरीज की, लेकिन यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस आप लोग को समझा के कराती हूँ, इस तरीके से आपको और भी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भले ही पीडीएफ वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आप लोग यहाँ से सभी विषयों की जितने भी मैं यहाँ पर पवन सीरीज, राजन सीरीज को पढ़ा रही हूँ, आप सभी को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए होते हैं और वही गलत आंसर आप पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर विस्तार से पढ़ाती हूँ, हर एक का आंसर विस्तार कर देती हूँ, यानी कि एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन करने की वजह से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से याद रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ हर एक विषय के, इनको आप जरूर पढ़ करके ही एग्जाम में जाएं। तो चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, न्यूपा का मुख्यालय है दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में या कानपुर में? दोस्तों, जो न्यूपा संस्था है इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लासेस में पढ़ाया है। एनसीईआरटी के बारे में, एससीईआरटी के बारे में, पीएनपी के बारे में, डाइट के बारे में, इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, सभी का फुल फॉर्म बताया है। तो आप लोग क्लासेस को जरूर अटेंड करिए, आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। तो याद रखिएगा, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है या न्यूपा का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों, आप लोग को पता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई एक्ट ये पारित हुआ था 2009 में और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया था। यानी कि 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश के सभी विद्यालयों में क्या हो गया था? लागू हो गया था। और पारित कब हुआ था? अगर एग्जाम में पूछेगा पारित कब हुआ था, 2009 में पारित हुआ था। और पूरे देश में कब से ये स्टार्ट हो गया? 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की क्या क्या विशेषताएं हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते हैं। तो आपको पता है कि बच्चे जो स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है या कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो भी बच्चे के अंदर प्रतिभा है, डांस आता है, सिंगिंग आती है, वो सभी दिखाने का मौका होता है। राष्ट्रीय पर्व जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस टाइम पे बच्चे अपने भाव को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा वृक्षारोपण, बच्चों को वृक्षारोपण करवाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि एक पेड़ की क्या वैल्यू है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इन सभी से क्या होता है? बच्चों को जानकारी ही मिलती है। तो ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। और देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी शिक्षक हैं तो हम सभी को पता है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य अभिलेख है लॉग बुक, पीटीए, एमटीए या सभी? दोस्तों, लॉग बुक, पीटीए यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन और एमटीए यानी कि मदर टीचर एसोसिएशन, तो ये सभी क्या है? सामान्य अभिलेख होते हैं, विद्यालय में होते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है? उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी या सभी? तो ये सभी अध्यापकों से ही संबंधित अभिलेख हैं, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉग बुक क्या होता है? विद्यालय की डायरी, परिवार डायरी, अ व ब दोनों या कोई? दोस्तों जो लॉग बुक होती है इसमें इसे हम विद्यालय की डायरी कहते हैं, क्योंकि विद्यालय में कोई भी काम होता है, कोई आया कोई गया, तो इसमें इन सब के बारे में डिटेल से लिखा होता है। तो ऑप्शन आ जो है विद्यालय की डायरी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोच का सिद्धांत किससे संबंधित है? समय सारणी से, विद्यालय से, अ व ब दोनों से या कोई? दोस्तों तो लोच का जो सिद्धांत है यह समय सारणी से संबंधित है, तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है? समय सारणी से, विद्यालय से, शिक्षकों से या कोई नहीं? दोस्तों न्याय का सिद्धांत इसमें से किसी से भी नहीं संबंधित है, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डायट मेंटर हैं? डायट संकाय का सदस्य, विद्यालय का सदस्य, अ व ब दोनों या कोई नहीं? दोस्तों जो डायट मेंटर होते हैं ये डायट संकाय के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो मानवीय प्रबंधन के दोस्तों आपको पता है, मानवीय प्रबंधन यानी कि स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स, बच्चे, ये सभी मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा समुदाय। दोस्तों अगर हम मोटे तौर पे देखें तो मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षकों में प्रधानाध्यापक भी आ जाएंगे, तो शिक्षक, बच्चे और समुदाय, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति, तो आप देखिए ग्राम शिक्षा समिति में सबसे पहले क्या आ रहा है? ग्राम मतलब गांव, गांव में मुखिया कौन होता है? प्रधान। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है ग्राम प्रधान, और शिक्षा में कौन आएगा? प्रधानाध्यापक। तो सचिव कौन होगा? प्रधानाध्यापक। तो याद रखिएगा कि ग्राम शिक्षा समिति में अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और सचिव होता है प्रधानाध्यापक। तो ऑप्शन सा जो है प्रधानाध्यापक, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी मैंने आपको समझाया कौन होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? तो आपको पता है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं? भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधनों में कौन कौन आता है? विद्यालय भवन, साज सज्जा, इसके अलावा उपकरण विद्यालय में से कि फर्नीचर हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, ये सब चीजें। और मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, अध्यापक, बच्चे और समुदाय। और वित्तीय संसाधन में विद्यालय को प्राप्त होने वाली जो धनराशि होती है, जो पैसे मिलते हैं, ग्रांट मिलती है, इसके अलावा सरकारी या समुदाय द्वारा प्राप्त अनुदान। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आ जो है 3, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 संसाधन होते हैं, कौन कौन से? भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 15 है, टीएलएम हेतु धनराशि प्रतिवर्ष देय है? तो टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में पूछा गया है कई बार, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पर आप देखिए हर साल टीचर को 500 रुपए मिलते हैं टीएलएम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है, इसका अध्यक्ष पेरेंट्स में से ही कोई होता है, यानी कि अभिभावकों में से ही बच्चों के कोई होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? 3, 5, 2 या 4? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सा 2 बार। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया जाता है? 5, 15, 10 या 25? तो राइट आंसर है यहाँ पर 15 अंक। क्वेश्चन नंबर 19 है, समय सारणी के प्रकार हैं? सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है,
सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसके अंतर्गत? समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, विकलांग शिक्षा या कोई नहीं। दोस्तों, जहां पर जिस विद्यालय में सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति में टोटल 5 सदस्य होते हैं। इसमें 3 अभिभावक होते हैं, जिसमें से 3 अभिभावकों में से 3 पेरेंट्स में से एक फीमेल का होना बहुत जरूरी है, एक महिला अभिभावक का होना बहुत जरूरी है। तो कितने अभिभावक होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? मैंने बताया आपको कि ग्राम शिक्षा समिति में 5 सदस्य होते हैं, इसमें से 3 अभिभावक होते हैं और जो 2 सदस्य होते हैं इसमें से एक होते हैं ग्राम प्रधान और दूसरे होते हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक। तो ग्राम प्रधान अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा जो प्रधानाध्यापक है वो सचिव हो गए और ये 3 अभिभावक हैं, इसमें से 2 मेल और कम से कम एक फीमेल का होना बहुत जरूरी है, यानी कि कम से कम एक महिला का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? 12, 45, 14 या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन आ, धारा 12। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, आ दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है यह बाल केंद्रित है, बालकों को ध्यान में रख करके ही शिक्षक को पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कितनी है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कक्षा 1 में केवल एक किताब है और वो है कलरव, नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ होता है? तो संस्कृत विषय का पठन पाठन कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या सभी क्रियाकलापों को। राइट आंसर है ऑप्शन द, सभी क्रियाकलापों को। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व किस पर सौंपना चाहिए? शिक्षक को, अभिभावक को, बच्चों को या जिला विद्यालय निरीक्षक को। दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संचालन या शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डायट प्राचार्य के या जिलाधिकारी के। राइट आंसर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT का मुख्यालय कहाँ है? SCERT कार्यालय कहाँ है? आप सभी को बेहतर तरीके से पता है क्योंकि आए दिन वहां पे धरना रहता है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, तो SCERT कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में। NCERT का फुल फॉर्म, SCERT का फुल फॉर्म, PNP, इन सभी का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? डाइट, सीमेट, NCERT या BRC। तो राइट आंसर है डाइट। 2016 में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक होता है? TLM बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। 2016 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, कक्षा कक्ष के अंदर या बाहर कोई भी काम बच्चों को कराने से पहले हमें उसकी योजना बनानी होती है। जैसे कि कोई भी चीज हमें पढ़ाना है बच्चों को तो हमें पाठ योजना या लेसन प्लान बनाना होता है, वैसे ही। तो ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया। तो समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले हमें एक निर्णय लेना होता है कि हाँ हमें इस काम को करना ही है। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 16 में, 19 में, 20 में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या उपयुक्त तीनों के सहयोग से। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त तीनों के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 36 है, NCERT स्थित है। तो NCERT कहाँ पर स्थित है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। तो ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला का होना अत्यंत आवश्यक है। ये ऑलरेडी आप ऊपर देख चुके हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। लो कॉस्ट यानी कि इसमें पैसा कम लगा हो, नो कॉस्ट यानी कि बिल्कुल ही पैसा ना लगा हो। तो ऐसी सामग्री जिसे हम सहायक शिक्षण सामग्री कहते हैं या टीएलएम कहते हैं। तो टीएलएम हम ऐसा बनाएं जिसमें हमें कम से कम पैसे खर्च करने हो और वो अधिक टिकाऊ हो। तो ऐसी वस्तुएं हमें हमारे आसपास के स्थानीय परिवेश से मिलती हैं। तो ऑप्शन सा जो है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन या प्रधानाध्यापक। दोस्तों, भौतिक संसाधन के अंतर्गत आपको पता है कि विद्यालय का भवन, फर्नीचर, साज सज्जा। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं सभी विषयों की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। हर एक विषय को, हर एक वीडियो को आप देखें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 के 8 विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी। आपको सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स में ही पढ़ाया गया है। आप सभी को पढ़िए। फर्स्ट पेपर की भी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। विज्ञान विषय की ऑलरेडी बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज को मैं पढ़ा चुकी हूँ, अति लघुत्तरी भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आप उन वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ऐप से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, जहां कहीं कोई समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक पढ़ा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। तो दोस्तों, समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 40 तक पढ़ लिया और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और इसके आपको 3 पार्ट मिलेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन के राजन सीरीज के। तो उम्मीद करती हूँ कि पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।